प्रणाम मास्टर्स, सभी को मेरा मधु सोनी का कोटि कोटि प्रणाम। और सबका बहुत बहुत स्वागत है लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के हिंदी प्लेटफॉर्म पर। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया आभार जुड़ने के लिए, और सबका बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ। सो मास्टर्स, मैं मधु सोनी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार और शुक्रिया कि आप सब इस लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप और लव लाइट स्टार यूट्यूब चैनल को अपना समय, अपनी स्पेस, अपनी ऊर्जा प्रदान करते हैं। इसी तरह करते रहिए, सबको जोड़ते रहिए और आगे बढ़ाते रहिए, बढ़ते रहिए। सो बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर्स, आभार। आइए, अब सभी से मैं निवेदन करती हूँ कि आप सब अपने अपने हाथ जोड़कर और वीडियोस ऑन करते हुए हम सब आगे बढ़ेंगे मास्टर्स की ऊर्जा से कनेक्ट करने के लिए। तो सभी से निवेदन है कि अपने वीडियोस ऑन करें और हाथ जोड़ें। सभी दिव्य शक्तियों को, मोस्ट हाई से जुड़े हुए समस्त मास्टर्स को, हर एक डिवाइन फेमिनाइन डिवाइन मास्कुलिन एनर्जीज को, हर एक रियल्म, हर एक किंगडम, हर एक वर्ल्ड के मास्टर्स को, समस्त गुरु चेतना को, हमारे ग्रेट ग्रैंड मास्टर पितामह ब्रह्म ऋषि सुभाष पत्री सर, महाअवतार बाबा जी, हमारे परम गुरु मंडल के मास्टर्स, सप्तऋषि मंडल के मास्टर्स, सभी सिद्धों को, टीचर्स, हीलर्स, मेंटर्स, गुरुज को हम सब अपना प्रणाम देते हैं। और सभी को हम धन्यवाद करते हैं कि आप सब ने हमें बहुत कुछ नेमतों से संवारा है, हमारे जीवन को हर एक सुविधा से, समृद्धि से, बिना शर्त के प्रेम के साथ हमारा ध्यान रखा है, सुरक्षा दी है, हमें आगे बढ़ाया है। इसी तरह आप हमें अपने दिव्य ज्ञान, मेधा, बुद्धि के साथ आपने हमें हमेशा प्रोग्रेसिव रखा है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। हम सब आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि आपकी कृपा निरंतर हमारे पर पड़ती रहे, हम सब सही रास्ते पर चले। हम सब जो भी आगे, हमें आगे बढ़ना है, जो भी पथ हमारे लिए बने हुए हैं, उसमें आपका साथ चाहिए। आपकी चेतना के साथ हम निरंतर जुड़े रहें। जो ज्ञान, मेधा, बुद्धि, समझ आपने पाई, हमें भी मिले और हम उस समझ के साथ आगे बढ़ सके। हम सब जो भी जन्म पूरी योजना, उद्देश्य लेकर आए हैं वो पूर्ण कर सकें, और अपनी जीवन की यात्रा, आत्मा की यात्रा के साथ हम अलाइन होते हुए जो भी हाईएस्ट टाइमलाइन हमने क्रिएट किया है उसके साथ आप हमें जोड़ें और आगे बढ़ाएं। हम सब अपने सत्य को जाने, सत्य को पहचाने, सत्य को बोले और सत्य का चुनाव करते हुए ही आगे बढ़े। हम सब आपका साथ निरंतर चाहते हैं मास्टर्स, आपका गाइडेंस, आपकी प्रोटेक्शन और आपकी कृपा। हम सब अपने साथ जुड़े हुए सभी ध्यानी मित्रों का भी धन्यवाद करते हैं जिन्होंने अपना समय, अपनी स्पेस और ऊर्जा इस ग्रुप को दी है और एक दूसरे को दी है। एक दूसरे की हीलिंग के लिए हम सब ने अपने साथ हमेशा कायम रखा। इसी तरह हम हमेशा आगे बढ़ते रहें, जुड़े रहें। थैंक यू सो मच मास्टर्स। सो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मास्टर्स का, मास्टर एवरीवन। और जैसा कि आप सब जानते हैं, आज गुरु उपदेश ज्ञान सरिता का सोमवार है और बुधवार को भी होता है। आज प्रियंका सिन्हा जी हमारे साथ हैं। प्रियंका सिन्हा जी गुरु उपदेश ज्ञान सरिता के साथ आज हमें माँ शारदा देवी के बारे में बताएंगी। हम सब उनके बारे में जानेंगे, उनके जीवन के बारे में, और साथ ही साथ जानेंगे कि उनके द्वारा क्या शिक्षा दी गई है। तो मास्टर्स, ये पेंसिल्वेनिया से थी पहले। अभी वैसे तो है इंडिया की, बेंगलोर की, बट उसके बाद यहाँ पर पेंसिल्वेनिया में मूव हुई और अब ये टेक्सास में मूव हो गई हैं। सो इसी के साथ इनका एक टीनेजर बच्चा भी है, और ये एक केटरर भी है। और ऐसे बोलेंगे कि होम भी, अपना अपना घर भी बहुत अच्छे से देखती हैं, मगर बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। सो इनका बिजनेस है खाने का, और डेफिनेटली ये सबको अच्छा अच्छा खाना बांटती हैं। तो मैं आज हम सब आगे इनसे सुनेंगे कि माँ शारदा देवी हमें क्या बताना चाहती हैं, और हम उनकी एनर्जी से जुड़ने के लिए तत्पर रहे। फोकस्ड होकर हम सुने। सो ओके मास्टर्स, प्रियंका जी हमारे सामने है। और ज्यादा देर ना करते हुए लेट अस गिव इट टू प्रियंका जी। प्रियंका जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू मैम। आत्मवंदन आपको और सभी मास्टर को मेरा प्रणाम है। थैंक यू फॉर इंट्रोड्यूसिंग मी सो गुड। सो मास्टर्स, आज हम जिस गुरु उपदेश में माँ का स्वाध्याय करने वाले हैं वो शारदा माँ हैं, जिन्हें हम शारदा देवी से भी जानते हैं। तो शारदा माँ रामकृष्ण परमहंस जी की पत्नी थी। वो एक महान आध्यात्मिक व्यक्तित्व की मालिक थी। उन्होंने रामकृष्ण जी की मृत्यु के बाद रामकृष्ण आंदोलन का नेतृत्व करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनके बारे में कुछ भी जानने से पहले मास्टर्स, मैं पहले उनका फोटो आपके साथ शेयर करना चाहूंगी।
मैम फोटो दिख रहा है? यस यस, दिख रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये रामकृष्ण परमहंस जी हैं और ये शारदा माँ हैं। ये दोनों ही बहुत बड़े गुरु थे और इन्होंने काली माँ का सात्विक दर्शन किया था। इनकी पूजा वो करते थे। तो ये माँ चलिए शारदा मैम। देवी है। जी, ये शारदा देवी माँ है। इन्हें हम शारदा माँ के नाम से भी जानते हैं। अम, एक मिनट मैम। नो प्रॉब्लम, टेक योर टाइम। आप कुछ और दिखाना चाहते हैं? नो मैम। ओके। तो शारदा देवी जी का जो जन्म हुआ था वो पश्चिम बंगाल में कलकत्ता के छोटे से गांव जयराम बाटी कुमारपुकुर में एक गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनका जन्म 22 दिसंबर 1853 में हुआ था। उनके पिता रामचंद्र मुखोपाध्याय एक पवित्र और दयालु व्यक्ति थे और उनकी मां श्यामा सुंदरी बहुत ही अच्छे हृदय वाली महिला थी। उस समय की परंपरा के अनुसार शारदा देवी जी का विवाह 5 वर्ष में तय हो गया था। जिस व्यक्ति की दृष्टि शारदा जी पर पड़ती थी वो उन पर मोहित हो जाते थे। तो जो चंद्रा देवी हैं, जो रामकृष्ण जी की माँ हैं, उस बालिका को अपनी बहू बनाना चाहती थी और रामकृष्ण की सहमति से शादी भी तय हो गई थी। एवं 5 वर्ष में शारदा देवी का विवाह रामकृष्ण से तय हो गया। निर्धन परिवार में उत्पन्न होने पर भी गांव भर की लाडली थी शारदा देवी। उन्हें घर संबंधी एवं माता पिता के लिए बहुत से कठिन काम करने पड़ते थे। वे अपने माता पिता की सबसे बड़ी संतान थी, इसलिए उन्हें अपने से छोटे 6 भाई बहनों का लालन पालन में मदद करना पड़ता था। वो कितनी बार गले तक के पानी में जाके गायों के लिए चारा भी काट के लाती थी। जब वो छोटी सी बालिका थी तो वो खेतों में जाकर कठिन परिश्रम करती थी। तब उस समय ये वो स्वयं नहीं जानती थी कि उनके साथ साक्षात देवी माँ हमेशा साथ रहती हैं। शारदा माँ अपनी अवस्था से भी ज्यादा गंभीर थी। वो और लड़कियों की तरह बिल्कुल भी चंचल नहीं थी। उनकी अवस्था के बच्चों के द्वारा खेले गए खेलों में उन्हें जरा भी रुचि नहीं था। किंतु वो बचपन से ही सादगी और पवित्रता की मिसाल थी। बच्चों में अगर खेलते वक्त लड़ाई झगड़ा हो जाता था तो उसे वो सुलझा देती थी। उन्हें बचपन से ही मिट्टी की काली माँ की मूर्ति और लक्ष्मी माँ की मूर्ति बनाकर खेलने में अधिक रुचि थी। उनकी पूजा वो भक्ति भाव से करती थी। ध्यान करने में उनकी रुचि बचपन से ही थी। शारदा माँ की विद्यालय की शिक्षा बहुत कम थी। कभी कभी वो अपने छोटे भाई बहनों के साथ पाठशाला अवश्य जाती थी, पर उनकी शिक्षा हेतु उनके उनके माँ पापा ने उन पर ध्यान नहीं दिया था। भले ही उनकी किताबी शिक्षा कम रही होगी, पर इसका तात्पर्य ये नहीं है कि शारदा माँ ने शिक्षा कम प्राप्त की थी। उन्हें अपने जन्मभूमि में धार्मिक नाटकों को देखने तथा पौराणिक कहानियों को सुनने का पूरा अवसर प्राप्त हुआ था। इसके अलावा वो धार्मिक अवसर और समारोह में भी अक्सर सम्मिलित होती थी। सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी शिक्षा में ये थी कि उनका पालन पोषण ऐसे माता पिता के साथ हुआ था जिनके चरित्र परम उज्जवल और अनुकुल अनुकरणीय थे। अंत में वो ऐसे महान पुरुष के संपर्क में आई जिनमें आंतरिक जीवन को आध्यात्मिक दिशा में बदलने की पूरी शक्ति थी। उन्होंने बहुत से लोगों को आध्यात्मिक शिक्षा ज्ञात कराया था। वो कोई और नहीं थे, वो रामकृष्ण परमहंस जी थे। इस प्रकार शारदा माँ श्रेष्ठ शिक्षा की आदर्श थी। उनके अच्छे व्यवहार तौर तरीके से और अच्छे आचरण से उनका व्यक्तित्व उच्च कोटि का प्रतीत होता था। जब सन 1859 में विवाह हुआ था तो वो महज 5 साल की थी। वो इतनी छोटी थी कि उनको विवाह का समय भी स्मरण नहीं था। विवाह के पश्चात रामकृष्ण परमहंस जी दक्षिणेश्वर काली मंदिर चले गए
और ऊंच कोटि की आध्यात्मिक जीवन उन्होंने बिताना शुरू कर दिया। वो माँ काली का साक्षात्कार करना चाहते थे। सन 1867 में रामकृष्ण जी फिर अपने जन्मभूमि कुमारपुकुर पहुंचे तो उस समय शारदा माँ को भी मायके से अपने ससुराल बुला लिया गया था। उस समय उनकी आयु 14 वर्ष की थी। जब शारदा देवी अपने ससुराल आईं तो रामकृष्ण जी ने उन्हें शिक्षा दीक्षा देने को लिए तैयार किया। तो यहाँ पर मास्टर्स रामकृष्ण जी की जो सबसे बड़ी पहली विद्यार्थी थी वो शारदा माँ ही थी। अब वो एक सन्यासी हो गए थे। रामकृष्ण जी जो भी करते थे उसे पूरी लगन से करते थे। उन्होंने शारदा माँ को आध्यात्मिक शिक्षा ही नहीं बल्कि गृह संबंधी साधारण बातों की भी शिक्षा दी थी। शारदा देवी पवित्रता की साक्षात प्रतिमा थी। उनका ग्रामीण जीवन के अंतर्गत पवित्रता और सरल वातावरण के अंदर पालन पोषण हुआ था, इसलिए वे सांसारिक विचारों से दूषित नहीं हो पाई थी। वो प्रज्वलित अग्नि के समान थी। उन्होंने पति के रूप में रामकृष्ण परमहंस जी को पाया था। वे सांसारिक रूप से पति तो नहीं कहे जा सकते परंतु विशाल रूप से प्रेम के प्रतीक थे। शारदा माँ उस प्रेम की भागिनी थी। शारदा माँ ने इस प्रेम को ऐसे ऐसे प्रकट किया था कि मानो परमानंद से भरपूर एक पात्र उनके हृदय पर स्थापित कर दिया गया हो, जिसे जिस जिसके आनंद में वो परिपूर्ण है, जिसका वो वर्णन ठीक से कर भी नहीं सकती। इसी भावना के साथ वो फिर से जयराम बाटी यानी अपने मायके लौट आई और रामकृष्ण परमहंस जी फिर से दक्षिणेश्वर चले गए। दक्षिणेश्वर आने पर रामकृष्ण परमहंस जी फिर से उच्च आध्यात्मिक अवस्था में चले गए। परंतु शारदा माँ जिन्होंने रामकृष्ण जी से विशुद्ध ज्ञान प्राप्त किया था उनकी तो दूसरी ही अवस्था हो गई थी। उनका ध्यान हमेशा रामकृष्ण जी में केंद्रित हो गया था। उनकी कामना तो दक्षिणेश्वर में रामकृष्ण जी के साथ रहने को प्रबल हो उठी थी। किंतु इस विचार से वो सदा संतुष्ट रहती थी कि प्रथम मिलन में जिस व्यक्ति ने इतना अच्छा व्यवहार इतना ज्ञान दिया है वो भला उन्हें कैसे भूल सकते हैं। उन्हें इस बात का विश्वास था कि एक दिन वो समय जरूर आएगा जब उन्हें रामकृष्ण जी दक्षिणेश्वर बुला लेंगे। माँ शारदा देवी धैर्यपूर्ण और शांत भाव से उस समय की प्रतीक्षा करने लगी। इस दौरान माँ शारदा देवी जी के व्यक्तित्व और व्यवहार में परिवर्तन दिखाई देने लगा। वे बहुत ही शांत और गंभीर हो गई और सदैव ही ध्यान में बैठी रहती थी। प्रत्येक स्थिति में रहने के योग उन्होंने अपने आप को दिल और शरीर से मजबूत कर लिया था। उनके आंतरिक आनंद में इतनी अभिवृद्धि हो गई थी कि किसी तरह का सांसारिक कठिनाई और कष्ट उन्हें विचलित नहीं कर पाता था। वे इस अवस्था में आराम से रह लेती थी। किंतु कुछ दिनों के बाद उनके गांव में ये बात फैल गई कि उनके पति रामकृष्ण जी पागल हो गए हैं। श्री रामकृष्ण जी तो परमानंद में आनंदित रहते थे किंतु लोगों ने उनके असाधारण व्यक्तित्व के कारण मानसिक व्यवहार में अंतर दिखता था तो उन्हें वो पागल घोषित कर देते थे। ये समाचार उनके सारे नाते रिश्तेदार में फैल गया था। शारदा मणि के दुर्भाग्य पर जयराम बाटी के लोग सहानुभूति प्रकट करते थे। शारदा मणि लोगों के संगति से दूर रहने लगी और अपने आप को कार्य में व्यस्त रखने लगी ताकि उनको अपने पति के संबंध में कोई अफवाह न सुनना पड़े। परंतु अफवाह ने और जोर पकड़ ली तो शारदा देवी को लगा क्या सच में उनके पति पागलों की तरह व्यवहार करने लगे हैं। क्या वे उस तरह नहीं रहे जिस अवस्था में उन्होंने उनका दर्शन किया था। अगर ये बात सच है तो मेरा ये कर्तव्य है कि इस समय मैं उनके पास जाऊं। अब वो इस सोच में पड़ गई कि दक्षिणेश्वर कैसे जाया जाए, क्योंकि वो जहाँ रहती थी वहां से दक्षिणेश्वर बहुत दूर था और पहुंचने का साधन भी बहुत कम थे। पर कहते हैं ना, जब आप सच्चे दिल से ईश्वर से प्रार्थना करते हैं तो आपके लिए मार्ग जरूर बनाते हैं। ठीक उसी तरह शारदा माँ को भी दक्षिणेश्वर जाने का सुअवसर प्राप्त हो गया।
शारदा मणि के रिश्तेदारी की कुछ दूर की स्त्रियां कलकत्ता गंगा स्नान करने को जाने वाली थीं। उन्होंने उस तीर्थयात्री दल में सम्मिलित होने की इच्छा प्रकट की। जब ये बात उनके पिता के कानों में पड़ी तो उन्होंने अपनी बेटी की इच्छा का वास्तविक कारण समझ लिया। इसलिए उन्होंने शारदा माँ को इसकी आज्ञा दे दी और स्वयं भी इस तीर्थयात्रा में सम्मिलित हुए, ताकि उनकी पुत्री को सुरक्षित दक्षिणेश्वर परमहंस जी के पास पहुंचा सकें। 60 मील कलकत्ता की दूरी पैदल ही तय करनी थी। बहुत धनी और संपन्न व्यक्ति ही पालकी में जा सकते थे, परंतु रामचंद्र जी जैसे निर्धन व्यक्ति के लिए पालकी का इंतजाम करना बहुत मुश्किल था। इसलिए वो अपनी पुत्री के साथ पैदल ही चल पड़े। शारदा मणि को इतनी लंबी यात्रा करने का अनुभव कभी भी नहीं हुआ था, इसलिए उनको ये यात्रा कष्टप्रद प्रतीत हो रही थी। किंतु रामकृष्ण जी से मिलने की तुलना में ये कष्ट बहुत तुच्छ था उनके लिए। मार्ग में किसी भी कठिनाई और उनका मार्ग में किसी और कठिनाई की ओर उनका ध्यान जाता ही नहीं था। तीसरे दिन निश्चित निवास स्थल तक पहुंचने से पहले शारदा माँ को बुखार हो गया था। यात्रा जारी रखने की तीव्र इच्छा रहते हुए भी उनके लिए ये बहुत मुश्किल प्रतीत हो रहा था। इसलिए वो विश्राम झोपड़ी में लोगों के साथ रुक गई। रात भर में बुखार और तेज हो गया। बाद में वर्णन करते हुए इस घटना के बारे में वो कहती हैं कि जब वो बुखार से तप रही थी, तब श्याम सुंदर वर्ण की एक छोटी सी बालिका मेरे समीप बैठ गई थी और मेरी सेवा करने लगी थी। जब मैंने उस बालिका से पूछा था कि तुम कौन हो, तब उस बालिका ने कहा था कि वो दक्षिणेश्वर से आई हैं और उनकी बहन है, सारा मार्ग पार करके उनको लेने आई हैं। वो बालिका शारदा मणि के सर को सहलाते रही और थोड़ी देर में ही शारदा मणि सो गई थी। बड़े आश्चर्य की बात है, जब वो सुबह उठी तो पता नहीं उनका बुखार कहाँ चला गया था। शारदा मणि की अवस्था अब यात्रा करने के लिए बिल्कुल ही ठीक हो गई थी। रात में उन्हें फिर बुखार आ गया, पर रामचंद्र अ, जी यानी कि उनके पिता किसी तरह उन्हें लेके दक्षिणेश्वर पहुंच ही गए। शारदा मणि की अवस्था देखकर रामकृष्ण जी को उनकी बड़ी चिंता हो गई। उन्होंने उनकी देखभाल खुद ही की और स्वयं के कमरे में उनको विश्राम का पूरा इंतजाम करवाया। उन्होंने इतने सुंदर तरीके से शारदा मणि की सेवा की और देखभाल की कि वे 3-4 दिनों में पूर्ण रूप से ठीक हो गई थी। अच्छे होने के बाद शारदा माँ को नीचे के कमरे में रहने को भेज दिया गया था, जहाँ पर उनकी अ, माता जी रहती थी, क्योंकि उस समय वो भी वहाँ अपने पुत्र रामकृष्ण जी के साथ रहा करती थी। रामकृष्ण जी ने जिस तरह शारदा माँ का ध्यान रखा था, सेवा की थी, उस उस बात पर शारदा माँ को अत्यंत कठिनाई से विश्वास हो रहा था कि क्या कोई पागल व्यक्ति से ये संभव है कि वो इतने अच्छे से उनकी सेवा कर सके। क्या किसी स्त्री को इतना प्रेम मिला होगा जो उन्होंने अपनी पति से सेवा के रूप में प्राप्त किया। शारदा माँ को ये पूर्ण रूप से निश्चय हो गया था कि लोगों को चाहे कुछ भी धारणा हो, किंतु उनके पतिदेव पूर्ण रूप से ज्ञानी हैं। वो पागल नहीं हैं, परंतु बिल्कुल ठीक और स्वस्थ हैं। केवल इतना ही नहीं, उनके प्रेम में भी उनके प्रति थोड़ी भी कमी नहीं आई है। रामचंद्र जी ने जब देखा कि उनकी पुत्री बहुत खुश है, तब वो विदा लेकर वापस अपने गांव चल दिए। श्री माँ को अपने पति देव और सास की सेवा का सुअवसर प्राप्त हुआ। ये घटना सन 1882 की है। कुमारपुकुर में मिलने के 5 वर्ष के बाद की है, जब रामकृष्ण जी सहज रूप से पुण्य समाधि में ही रहते थे। वो दिन और
रात अधिकांश समय सिर्फ ध्यान में ही रहते थे। श्री माँ अगर चाहती तो रामकृष्ण जी को अपने वचनों को पूरा करने के लिए दबाव डाल सकती थी, परंतु श्री माँ अत्यंत पवित्र और महान थी। उनकी तनिक भी इच्छा नहीं थी कि वो अपने पति की उच्च स्थिति के आध्यात्मिक अवस्था को नीचे की ओर नीचे लाकर जगत के विकट दलदल में फंसाएं। उन्होंने अपनी इच्छा से ये स्वीकार किया और पूर्ण रूप से उन्होंने ऐसे महान संत यानी रामकृष्ण जी का सहयोग किया। उनकी बस यही कामना थी कि रामकृष्ण जी के पास वो साथ रहें, उनकी सेवा करें और उनकी वो रामकृष्ण जी के साथ रहें, उनकी सेवा करें और अपने आप को भी उनके निर्देशानुसार आध्यात्मिक साँचे में डालें। रामकृष्ण जी की भक्तों की अधिकता के कारण वो सुबह उनसे मिल तो नहीं पाती थी, पर रात्रि में अपने पतिदेव से सांसारिक एवं आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त करती थी। श्री रामकृष्ण जी और माँ का संबंध नाम मात्र के लिए भी सांसारिक नहीं था। श्री माँ का वैवाहिक संबंध आध्यात्मिक शिक्षा के लिए ही हुआ था। उनका पत्नी भाव शिष्या भाव में खत्म हो गया था। वे रामकृष्ण जी की विनम्र शिष्या बन गई थी। यही उनके लिए महान गौरव और आनंद की बात थी। रामकृष्ण जी ने भी कभी माँ शारदा को पत्नी के भाव से नहीं देखा था। केवल इस बात का ध्यान वो रखते थे कि उन्हें वो सांसारिक और आध्यात्मिक शिक्षा के प्रति अ, शिक्षा अच्छे से उन्हें प्राप्त करवा सके। वो इनके साथ विनय भाव से रहते थे। उनकी दृष्टि में शारदा माँ साक्षात काली माँ का स्वरूप थी। वे श्री माँ को हर तरह के विषयों में गंभीर उपदेश देते थे, पर उनको हमेशा श्रद्धा भाव से ही देखते थे। परमहंस जी कहा करते थे, अगर उसकी मनोभावना को तनिक भी कष्ट पहुंचाया तो मेरी ईश्वर की ओर भक्ति ही खत्म हो जाएगी। एक बार श्री माँ श्री ठाकुर के पांव दबा रही थी। उन्होंने उनसे प्रश्न पूछा, आप किस दृष्टि से मुझे देखते हैं? तो उन्होंने श्री माँ को कहा, जो काली माँ मंदिर में स्थापित हैं वही आप हैं। इसी प्रकार श्री माँ और आराध्य काली माँ में उन्हें कोई अंतर प्रतीत नहीं होता था। एक बार की बात है, मई महीने में श्री जगदम्बा की पूजा का विशेष दिन था। दक्षिणेश्वर का मंदिर उत्सव के वातावरण से परिपूर्ण था। वहाँ का प्रत्येक व्यक्ति पूजा के आयोजन में लगा हुआ था। तब रामकृष्ण जी ने इच्छा प्रकट की कि वे अपने ही कक्ष में व्यक्तिगत रूप से पूजा करना चाहते हैं, अतः उसके लिए सभी आयोजन किया जाए। धीरे धीरे गोदली समय भी बीत गया और वो रात्रि में परिवर्तित हो गया। रात्रि के प्रथम पहर में रामकृष्ण जी पूजा के लिए बैठे। उनके ठीक सामने वो आसन रखा गया जहाँ पर देवी माँ की मूर्ति को प्रतिष्ठापित करना था। उन्होंने पूजा का प्रारंभिक कार्य स्थापित किया। शारदा माँ को पहले से ही पूजा में शामिल होने का उन्होंने निर्देश दे दिया था। वे पूजा में शामिल हुई और सभी वस्तुओं का निरीक्षण करने लगी। श्री ठाकुर के भक्ति भाव भाव से आध्यात्मिक वातावरण बहुत रमणीय और गंभीर बन गया था। श्री माँ बाहरी जगत को भूल कर समाधि अवस्था में स्थिर हो गई थी। तब श्री रामकृष्ण जी ने अपनी पूजा कार्य में आगे बढ़ रहे थे। माँ उनके बगल में ही स्थित थी। उन्होंने माँ शारदा को सहज भाव से बोला कि वो सामने देवी माँ के आसन पर बैठ जाएं। श्री माँ ध्यान की अवस्था में थी कि उन्हें ये भी नहीं समझ आ रहा था कि वो क्या करने जा रही हैं। वो तो बस अपने गुरु की बात का पालन कर रही थी। वे देवी के आसन पर जाकर बैठ गईं। रामकृष्ण जी ने पूजा प्रणाली को आगे बढ़ाया और स्वयं थोड़ी देर में वे खुद पूर्ण समाधि में पहुंच गए। ये वही अवस्था थी जब श्री माँ की भी श्री माँ और श्री ठाकुर अम, एक में ही मिल गए थे। इस प्रकार पूजा की अवस्था में आधारक और आराध्य दोनों असीम में मिल चुके थे, यानी कि एक हो गए थे। दोनों घंटों बीतने के बाद अपने अपनी चेतना में लौटे। तब रामकृष्ण जी ने पूजा समाप्त की।
उन्होंने भूत तथा वर्तमान का पूरा फल अपनी पत्नी मां शारदा को समर्पित कर दिया था। इसके बाद शारदा मां दक्षिणेश्वर में 5 से 6 महीने तक रहीं। उसके बाद वो जयराम बाटी लौटी। वहां लौटने पर उन्होंने पहले जैसे कार्य फिर से करना शुरू कर दिया। घर संबंधी अनेक कार्यों में वो अपनी मां की सहायता करने लगी। वो नित्य प्रति कठिन परिश्रम में अपने आप को रखने लगी। तो मास्टर्स मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ। आगे के क्लास में हम उनके शेष जीवनी और उनकी शिक्षा के बारे में जानेंगे। इस दौरान अगर कुछ गलती हो गई हो तो इसके लिए क्षमा करेंगे। थैंक यू। थैंक यू सो मच प्रियंका जी, बहुत बहुत शुक्रिया कि आज हमने आपसे श्री शारदा माँ के बारे में जाना और श्री ठाकुर जी के बारे में जाना। उनकी लाइफ से जुड़ी हुए ही है, तो इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत अच्छे से आपने आज का स्वाध्याय किया और हमें गुरु, जो आज के जो गुरु हैं श्री शारदा माँ, उनके बारे में हमने जाना। तो सबसे मतलब सोचने वाली बात है कि उस समय कितनी सारी तकलीफें हुआ करती थी। मतलब 60 मील हम्म। जाने के लिए भी, आज हम 60 मील जाना है, अगर देखा जाए स्पीड में जाता है इंसान, कार से जाता है या गाड़ी से जाता है, तो 1 डेढ़ घंटे में पहुंच सकता है, या चलो 2 घंटे में पहुंच सकता है, राइट। हम्म। लेकिन 2 घंटा भी ज्यादा होगा बोलना, आई थिंक 1 घंटा या 1.5 घंटा बहुत है। बट इतना आप जा सकते हैं, राइट। और उस समय पैदल चल के उतना दूर जाना, अगर जैसे कभी अगर कोशिश की हो आप लोगों ने कहीं जाने की, जल्दी जल्दी भी चलने की, तो आसपास के इलाके जो बहुत आपके आधे घंटे की दूर में है, वो आधा घंटा भी नहीं लगता, चलते चलते आपको 1 घंटा लग जाता है हम्म। पैदल। तो आप सोचिए, जो 2 घंटे का रास्ता है वो भी 4 5 6 घंटा, और जब उस समय तो सुविधाएं भी नहीं थी और रास्ते भी ठीक से बने हुए नहीं थे। तो बट ये सोच रही हूँ, और साथ ही साथ कितनी रिस्पेक्ट थी दोनों में, कि कितना रिस्पेक्ट करके उन्होंने अपने पत्नी को बचपन से ही। और मैं ये सोच रही थी, ये सोच में भी आ रहा था, शायद आप लोग के भी आ रहा होगा, कि जब इस से होता है ना एक कच्ची उम्र, 5 साल की उम्र, किसको याद रहता है 5 साल की उम्र में क्या शादी हो गई। वो तो गुड्डे गुड़ियों का खेल होता है, ऐसे शादी हो गई। उसको तो पता भी नहीं होगा बच्चे को, 5 साल की उम्र में बच्चे कितने छोटे होते हैं, है ना। खुद के बच्चे अगर हम देखें तो 5 साल के बच्चे, 6 साल के बच्चे, उनको अभी प्री स्कूल भी नहीं गए हैं, उस समय शादी करा दी। तो मैं वही सोच रही थी कि और फिर पूरी, आप फिर आधा जन्म आपका, जब आप बड़े होते हो तो उसके बाद आपका पूरा ये बोल बोल के आपको पढ़ा के जाता है, वो आएगा तुझे लेने, तेरा तेरी उसका शादी कर दी गई है। मतलब पुराने जमाने में जो सीरियल्स आते थे, हम्म। अगर आपने कभी रविन्द्रनाथ टैगोर जी के जो सीरियल्स हैं, अगर वो देखे होंगे, बंगाली वाले भी, तो उसमें काफी सारी चीजें ऐसे बताई जाती है ना। कितनी सारी बंगाली मूवीज हैं जहाँ पर बच्चों की शादी बचपन में करा दी जाती है, और बड़े होने के बाद फिर उनका क्या बोलते हैं उसको, गौना होता है क्या, कुछ तो कोई गौना होता है, 16 साल गौना में होता है 16 साल वो। में होता है, हाँ। तो वही मैं बता रही हूँ, सोच रही थी कि कितना कठिन है ये सब चीजें। आज हमारे लिए ये सोचना कितना कठिन है, हम कितने आगे भागे हैं, लेकिन जो लोगों ने ये समय बिताया होगा, उनके लिए कितना मुश्किल रहा होगा ये चीज, घर के लिए, सिचुएशंस के लिए। और फिर उसके बाद, लेकिन सबसे अच्छी बात है कि उन्होंने इतनी रिस्पेक्ट दी अपनी पत्नी को। जब उनकी शादी हुई थी मैम, जब वो 5 साल की थी, तो उस समय परमहंस जी की आयु 21 साल की थी। ओ माय गॉड, वाह। मतलब बेसिकली अगर देखा जाए तो माँ बच्चे का ही, या फिर एक होता है ना, पिता और माँ, पिता और पुत्री पिता का। और पुत्री का, हाँ, पिता और पुत्री का, सॉरी। तो मैं वही सोच रही हूँ कि इट इज नॉट इजी, है ना। बट पुराने समय में ऐसा होता था। और आज क्या होता है कि अगर ऐसे कुछ कुछ एक दो सीरियल्स भी हैं जहाँ पर ऐसा दिखाया जा रहा है कि बहुत ही बड़ी उम्र की इंसान के साथ एक बहुत ही छोटी उम्र की लड़की की शादी की बात चल रही, तो उसमें ही माँ बाप वो हो जा रहे हैं। अच्छी बात भी है, मैं ऐसे नहीं बोल रही कि खराब बात है। मतलब बता रही हूँ कि क्या सिचुएशन आ गई। एक समय था जब ऐसे ब्याह दे देते थे, ब्याह कर देते थे, और आज वो सिचुएशन है कि आज इसी चीज को गलत मानते हैं। और मानना भी चाहिए, मैं इसमें कुछ ना अच्छा ना बुरा, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि गलत है या अच्छा है। बात ये है कि जहाँ जिसका दिल मेल खाए, वहां वहां की बात है। लेकिन अब इसमें ना मैं कोई राय भी देने नहीं चाहती, कि लेकिन मैं यही कहूंगी कि परिपक्व होना बहुत जरूरी है, राइट। सो बट एनी हाउ, थैंक यू सो मच प्रियंका जी, बहुत अच्छे से स्वाध्याय किया आज आपने।
थैंक यू मैम। थैंक यू। या आशा जी। आत्मवंदन नमस्कार। मधु जी, प्रियंका जी और सभी को आत्मवंदन। प्रियंका जी, आपने सचमुच बहुत बहुत अच्छी तरह से शारदा माँ का जो ज्ञान दिया, मुझे भी इतना कुछ मालूम नहीं था। बहुत अच्छा, हम इंतजार करेंगे आगे का सुनने के लिए। ग्रेटिट्यूड जरूर। ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड। थैंक यू। यस उर्मिला आंटी, थैंक यू आशा जी। यस नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार, आत्मवंदन। नमस्कार सुनाई दे रहा आपको, हाँ सुनाई दे रहा है। है? हाँ, ये जो सुना ना, इनकी कहानी यस। मेरी माँ याद आ गई एकदम। शुरू में था। जी। सेम सेम 9 ईयर। शी हाँ। मैरिड एट 9, ओ एज ऑफ माय। 9। और उतना ही कष्ट, सारा जीवन, पूरा बिग फैमिली, जॉइंट फैमिली, जो उन्होंने किया पूरा। और फिर इतनी आगे बढ़ी कि वो पढ़ना लिखना सीखी, देवर को स्कूल में बैठा कर सीखी। और शुरू में इतने ऊपर गई कि उसने अपनी आत्मा कहानी लिखी, पूरी हिस्ट्री। वाह क्या इतनी बात उसको है। पढ़कर इतना नॉलेज उसने पा। ब्राइट ब्राइट मेमोरी, वेरी ब्राइट। दैट्स सो आई नाइस। आई सो वेरी वेरी रियली थैंक यू। बट ये कहानी तो आई नो बहुत हार्ड है, पर अच्छा। फिर भी वो लोग इतने आगे आए, इतना तो वो सौभाग्य है उनका, उतनी भगवान की कृपा है, यही बात हम कहेंगे। थैंक यू। उर्मिला आंटी जी, आपका जहां पर भी वहाँ 12 उसके पंखों का है। हमने जैसे मेरे घर में भी 5 पंखों का, 5 पत्तियों का पंखा बहुत है। ठंड है यहाँ। नहीं नहीं, मैं ठंड की बात नहीं कर रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ जो आपके सर के ऊपर पंखा दिख रहा है वो 12 उसमें वो है हाँ, ब्लेड्स। हाँ, मतलब वो नया घर में लगा। हाँ हाई है नहीं ना, नहीं। सीलिंग बहुत हाई है। ये हाँ। ऑफिस है इसका, लड़के अच्छा। का ऑफिस है। ओके। नहीं वही बोली 12 ब्लेड्स, जैसे मैंने नहीं क्योंकि देखी 12 ब्लेड्स वाली। वहाँ ज्यादा से सारे। ज्यादा हमने बड़ी बड़ी मतलब 5 6 6 ब्लेड्स देखी होंगी, बड़ी बड़ी ट्रेन ये स्टेशन पे भी माइनस, जाओगे तो। अभी तो माइनस चल रहा है, आई 17 माइनस। अंडरस्टैंड आंटी। मेरा मतलब है कहने का कि ये जो इतने पंखों का ब्लेड्स है, कहाँ देखने को मिलता है इतने पंखों का ब्लेड्स, ये बोल रही थी मैं। 5 या 6 बहुत है। 5 या 6 बहुत है, ये 12 है। तो काउंट पता करिए। नहीं, हमें एनी तो कुछ। या नो नो, बट थैंक यू सो मच। एनी हाउ थैंक यू। आंटी, थैंक यू। यस दत्ता जी। 20। फिर हम ध्यान में जाएंगे मास्टर। थैंक यू आत्मवंदन, सबको बहुत बहुत प्यार। उर्मिला जी कितनी भोली है। आप सब भोले हो, जब मैं आप लोग की बातें सुनती हूँ तो आप लोग जब अपनी अपनी बातें बताते हो, हम यहाँ जा रहे हैं वहां जा रहे हैं, तो मुझे लगता है क्यों बता रहे हैं लोग। आप मुझे बता दो अलग से, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मत नहीं, बताओ। बट एनी हाउ थैंक उर्मिला यू। जी उर्मिला जी ये कह रही हैं कि भाई यहाँ बहुत ठंड है, और इतने सारे ब्लेड का पंखा लगाएंगे तो ठंड लगनी है। नहीं जस्ट फॉर द मतलब लाइटर साइड, कि चलो अच्छा है, थोड़ा सा हमें हंसने का टाइम मिलता है। बट ये मैं ये सोच रही हूँ कि इनकी मम्मी अगर इतनी इंटेलिजेंट थी, तभी उन्होंने इतनी इंटेलिजेंट बेटियां पैदा की हैं। आरती जी भी और उर्मिला जी भी, और इनकी और भी और भी बहन दो है आई बहनें थिंक, हैं हाँ। है ना। तो ऐसे ये 3 और सब लोग बहनें शायद। कितनी पढ़ी लिखी हैं, कितनी इंटेलिजेंट है ना। उस जमाने में कैसे किया होगा ये सब कुछ, ये देखो। कल हम तो मैं ये इनकी माता जी को भी नम्र प्रणाम करती हूँ, बस जिन्होंने ऐसी गुणवान बेटियां पैदा की हैं। बहुत नॉलेज है इन लोगों की भी। बिल्कुल। और प्रियंका जी, आपको भी बेटा बहुत बहुत प्यार। थैंक यू। आपने बहुत सुंदर स्वाध्याय किया। मैं तो बीच में फोन आ गया था मेरे नेफ्यू का, तो इसलिए शुरू शुरू का मेरा 5 मिनट का निकल गया। बट उसका फोन ट्राई वो उठाना भी जरूरी था, क्योंकि मैं कल से ट्राई कर रही थी उसका फोन। बट एनीवे, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मधु जी। थैंक यू, ऐसे ऐसे हीरे चुन के लाते हैं। कितनी अभी हो सुंदर गए हैं। कहानियां सुनने को मिलती हैं, उनके जीवन चरित्र और सब कुछ। थैंक यू थैंक यू वेरी सो मच। मच। थैंक यू, थैंक यू। गॉड ब्लेस। मेरा कहने का तात्पर्य था कि हाँ डेफिनेटली हम सब जहाँ जहाँ से भी आए हैं, हमने बहुत सारी चीजें को देखा है, जीवन जिया है अपनी। यहाँ पे ऐसा मुझे लगता है ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसने तकलीफ ना झेली हो या जिसको तकलीफ ना हुई हो। सबको कुछ ना कुछ रही हो और अपने आप को हील किया हो, या हील करने के लिए हम यहाँ आए हैं। लेकिन मैं ऐसे कल किसी से बात कर रही थी, मैं ये सिर्फ शेयर करना चाहती, फिर हम आगे ध्यान में जाएंगे। कि कल जब मैं किसी से शेयर कर रही थी तो मुझे यही रियलाइज हुआ कि जब हम जो तकलीफों से गुजरते हैं या जो जीवन हमने जिया होता है,
हम कभी भी नहीं चाहते कि हमारे बच्चे उस तरह की तकलीफ जिएं या उस तरह की तकलीफ देखें झेलें। और इसीलिए हमारे जो चॉइसेस होती हैं, हमारी चॉइसेस डिफरेंट हो जाती हैं। अगर हमने वो जीवन नहीं देखा होता तो आज हम भी वही चॉइस कर रहे होते जो हमारे माँ बाप ने किया या किसी और ने किया, या जिस तरह से पाला पोसा या आगे बढ़े पढ़ा लिखा या जो भी जिस तरह से काम किया। अगर परिवार में ये जो कुछ भी चैलेंजेस आते हैं या तकलीफें आती हैं, तो हमारी माताएं हमारे पिता किस प्रकार से उन तकलीफों से बाहर निकलते हैं, किन प्रकार से चैलेंजेस से बाहर निकलते हैं, और उससे भी जो बच्चे देखते हैं उनको क्या शिक्षा प्राप्त होती है। वो शिक्षा मिलने के कारण ही हम एक तरह से, जिसे होता है ना, हमारा इनर चाइल्ड वो देखता है और इनर चाइल्ड उसको खुद को हील करता है, और साथ में ये फिर हम हमारी जो चॉइसेस है ना, जो डिसीजन है वो भी बदल जाते हैं हमारे। नहीं तो शायद हम भी वही डिसीजन कर रहे होते। तो मैं बोलती हूँ इसीलिए मैं क्या बोलूं, मतलब अगर हम आज इस जन्म में हम, मैं हिंदू हूँ, इस जन्म में पता नहीं पिछले जन्म में हम कहाँ कौन से देश में रहे होंगे, कौन से कंट्री में रखे रहे होंगे, हम इसी धरती पे थे कि किसी और धरती पे थे। हम ये धर्म फॉलो, धर्म की बात करते हैं, हमारा धर्म क्या है? हमारा धर्म है एक दूसरे को प्रेम से, एक दूसरे को एड्रेस करना, एक दूसरे से तरीके से बात करना। हमारा धर्म है एक दूसरे की मदद करना, ज्ञान लेना और खुश रहना, किसी को दुखी नहीं करना, अपने आप में को। लेकिन हम इतने बदल चुके हैं। लेकिन जब हमें अपनी चीजें पता चलती हैं, जब हमें एक्चुअली पता चलेगा कि ये सारा जितना भी सोल प्लान है हम करके आए हैं, और हम एक आत्मा है, हमें ये सिर्फ शरीर कुछ समय के लिए मिला है, हमारा एक्चुअल घर कहीं और है, तो शायद हम ये मिस्टेक्स ना करें। ये इसलिए बचपन से इन सब की शिक्षाएं हम सबको मिलनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। थैंक यू सो मच राजेश जी। तो चलिए फिर हम सब ध्यान में जाते हैं मास्टर्स, और आप आराम से हम सबको 45-50 मिनट का ध्यान करा सकते हैं। ओके, ठीक है। ठीक है। 50 मिनट का करा लें आराम से, है ना? ओके। ओके मास्टर्स, तो पानी पी लें और अपने अपने पोजिशन ले लें, मैं म्यूजिक शेयर करती हूँ। सभी मास्टर आलती पालती मार के बैठ जाएं। एक आरामदायक स्थिति में बैठ जाएंगे मास्टर्स। हाथों की उंगलियों को आपस में क्लैस्प कर लें। रीढ़ की हड्डी को सीधी रखें और शोल्डर्स को एकदम रिलैक्स रखेंगे। और अब आप सब अपनी आंखों को धीरे से बंद कर लें। पूर्ण रूप से रिलैक्स हो जाए मास्टर्स। अपना पूरा ध्यान अपनी श्वासों पर रखें। महसूस करें अंदर जाती हुई श्वासों पर और बाहर निकलती हुई श्वासों पर। 3 लंबी गहरी श्वास अंदर लेंगे। पहली लंबी गहरी श्वास अंदर लें और उसे फिर धीरे से छोड़ दें। दूसरी लंबी गहरी श्वास अंदर लें और उसे पुनः धीरे से छोड़ दें। इसी तरह एक बार और एक लंबी गहरी श्वास अंदर लें और उसे धीरे से छोड़ दें। आप महसूस करेंगे कि आपका मन शांत हो रहा है, शरीर स्थिर हो रहा है। अपना पूरा ध्यान अपने श्वासों पर ही केंद्रित रखें। अब आप सब इमेजिन करें कि आपके पैरों से जड़ें निकल रही हैं और धरती माँ में समा रही हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह पेड़ की जड़ें निकल के धरती के गहराई में समा जाती हैं। ये जड़ें हमें धरती माँ से कनेक्ट और ग्राउंडिंग करने में हमारी मदद कर रही हैं। हम धरती माँ से एनर्जी ले रहे हैं
जो हमारे माइंड, बॉडी, सोल सबको हीलिंग प्रदान कर रही है। अब हम आवाहन करेंगे एस्ट्रल ड्रम से गोल्डन पिरामिड का, जो बहुत ही प्रकाशमय है और बहुत ही विशाल है, जिसकी ऊर्जा हमें प्रेम, शांति, सुख और सुरक्षा प्रदान कर रही है। हम सब ध्यानी जन एक दूसरे का हाथ पकड़ के उस पिरामिड में बैठे हैं और ध्यान कर रहे हैं और पूर्ण रूप से उसके अंदर सुरक्षित हैं। अब हम आवाहन करेंगे अपने सारे मास्टर्स का, अवतार बाबा जी का, पत्री सर का और काली माँ का, रामकृष्ण परमहंस जी का, शारदा माँ का, और उनसे प्रार्थना करेंगे कि वे हमें अपनी चेतना के साथ जोड़ें। मन को धीरे धीरे शून्यता की ओर ले जाएं मास्टर्स। हर एक श्वास के साथ आप और ज्यादा शांत होते जा रहे हैं। अपने इन श्वासों के साथ और गहराई में उतरते जाएं मास्टर्स। आगे का ध्यान हम म्यूजिक के साथ करेंगे।
आखिरी के 5 मिनट मास्टर्स अपने श्वासों के साथ बने रहें। मास्टर्स, अब आप धीरे धीरे ध्यान की स्थिति से बाहर
शारीरिक चेतना में आते जाएं। अब आप अपनी हर श्वास को धीरे धीरे भौतिक जगत में आने के लिए तैयार करें। धीरे धीरे अपने हाथ, पांव, रीढ़ की हड्डी को महसूस करें और अपने सारे मास्टर, गुरुजन, मदर अर्थ, फादर यूनिवर्स, नेचर गाया, सबको प्रणाम करें और शुक्रिया अदा करें। जब भी आप सब रेडी हों तो अपने हाथों को अनक्लैस्प करेंगे और हाथों को आंखों पर लगाएंगे 5 सेकंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। जब भी आप सब ध्यान से बाहर आ जाए मास्टर्स, तो धीरे धीरे अपने आंखों को खोलेंगे और फिर अपने आप को हक करेंगे और परमात्मा को थैंक यू बोलेंगे। थैंक यू सो मच मास्टर्स, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच प्रियंका जी, बहुत बहुत सुंदर गहरा ध्यान लगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बहुत सुंदर स्वाध्याय और ध्यान कराने के लिए। तो थैंक यू मास्टर्स। किसी का कोई प्रश्न या कोई शेयरिंग हो तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, या एक्सपीरियंस शेयर करना हो तो आप जरूर शेयर करें। एनीबॉडी विशेस टू शेयर एनीथिंग, एनी क्वेश्चंस? एक क्वेश्चन है जरूर जो उन्होंने पहले ध्यान से पहले लिखा था, तो वी कैन एड्रेस। इसने लिखा है कि उनको गुस्सा बहुत आता है, कैसे कंट्रोल करें। तो पहली चीज तो ये मास्टर्स, आप ध्यान कर रहे हैं, ध्यान से धीरे धीरे आपका गुस्सा जो है वो शांत होता है, बहुत शांत होता है। गुस्सा क्यों आता है, उसका कारण क्या है? तो जिन्होंने ये लिखा है, आप आई होप आप ध्यान से बाहर आ गए हैं और आप सुन रहे हैं। सो तो गुस्सा क्यों आता है? क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब हम गुस्सा हमको इसलिए आता है कि हम चीज़ों को कंट्रोल करना चाहते हैं, और जब चीज़ें कंट्रोल नहीं होती हैं, वो क्यों नहीं होती है? क्योंकि हमें डर रहता है। हमें किस बात का डर होता है? हम चाहते हैं कि जो चीज़ हमारे हिसाब से हो, वो अगर हमारे हिसाब से होती तो हम ठीक रहते हैं, लेकिन अगर हमारे हिसाब से नहीं होती है तो हमको गुस्सा आता है। क्यों आता है? क्योंकि हम कंट्रोल करना चाहते हैं अपने हिसाब से। और वो जब कंट्रोल क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि हमें डर है कि अगर कोई काम हमारे हिसाब के बिना हो जाएगा तो कुछ गड़बड़ हो जाएगा, और वो गड़बड़ी ना हो इसलिए हम कंट्रोल करते हैं। जो कंट्रोल नहीं होता तो हमें गुस्सा आता है। तो हमें सबसे पहले किस पे कंट्रोल रखना चाहिए? अपने आप पर कंट्रोल रखना चाहिए। अपने आप को, अपने लिए, जो हमारे दिमाग में हमारे दिमाग में जो भी चीजें चल रही होती हैं वो हमारे हिसाब से हो, और अगर हमारे हिसाब से नहीं होती है तो हमको गुस्सा आना शुरू हो जाता है। तो पहले तो सबसे पहले अपने दिमाग में आप देखिए कि आपको गुस्सा क्यों आ रहा है, किस कारण से आ रहा है। क्या हमारे पास इतनी क्षमता है कि हम अपने आप को कंट्रोल कर सकें, उस गुस्से पे ना जाए, और हम समझाएं, समझे, अपने आप को महसूस करें कि हम क्या कर रहे हैं, मनन करें, अपने आप को ठीक करें। राइट? क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब हम मनन करना शुरू करते हैं ध्यान में भी, तो हमें ना अपनी खुद की गलतियां भी दिखती हैं। सबको दिखती हैं मास्टर्स, केवल एक अकेले की ऐसा नहीं कि जो गुस्सा करा केवल उसको, सबको अपनी अपनी गलतियां दिखती हैं। हम जैसे ये जो 18 पॉइंट्स हैं, 13 पॉइंट्स हैं, या
जैसे होता है ना कि हम नेगेटिव एट्रीब्यूट्स की बात करते हैं, तो नेगेटिव एट्रीब्यूट्स में भी कुछ चीजें हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, हर इंसान में होती है। जिसे बोलते हैं ना कि काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, दुर्भाव, द्वेष, है ना, और डर, आलस्य, और साथ ही साथ लस्ट वाली फीलिंग्स, ये सब सब ये सब नकारात्मक शक्तियां हैं। और गुस्सा भी है इसमें, राइट। तो ये जब हम, ये सारी नकारात्मक चीजें जो है जिस किसी में भी होती, जब वो ध्यान करता है तो धीरे धीरे उसको समझ में आता है कि मुझे ये चीज नहीं करनी है, फिर भी आपसे हो रही है। फिर आया, आज फिर आप ध्यान में बैठे, फिर आया आपको, आज तुमने फिर गुस्सा किया, तुम फिर मनन कर रहे हो क्यों गुस्सा आया तुमको। अपने पूरे दिनचर्या में आप किस तरह से अपना समय व्यतीत कर रहे हो, अपने ऊपर कंट्रोल रखने के लिए अपने आप को तैयार करना कि मुझे गुस्सा आ रहा है तो चलो मैं अपने आप को कंट्रोल करूँ, मुझे नेक्स्ट टाइम जब ये गुस्सा आए तो मुझे इसके लिए क्या करना चाहिए। तो क्या करना है, बच्चे के ऊपर गुस्सा आ रहा है, क्यों आ रहा है बच्चे के ऊपर गुस्सा, बच्चा तो छोटा है, माँ के ऊपर आ रहा है या किसी के ऊपर भी आ रहा है, क्योंकि आप चाहते हो आपके हिसाब से काम हो। क्यों चाहते हो, क्योंकि आपको लग रहा है एक्स्ट्रा काम हो जाएगा। खासकर जब एक माँ छोटे बच्चे के साथ जीती है तो उसको बहुत तकलीफ भी होती है, राइट। एक्सक्यूज मी मास्टर, गरम ठंडा के कारण हो रहा है। कई बार माँ को ये होता है कि बच्चा मेरा काम जो है वो और ना बढ़ाए, सुन ले बच्चा। लेकिन बच्चा तो बच्चा है, बच्चा अपनी अटखेलियां कर रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको एक्सेप्ट करना है और उसको आप चेंज नहीं कर सकते। वैसे बड़े भी करते हैं, अब हर चीज तो आपके हिसाब से नहीं होगी, लेकिन तब होगी जब आप अपना खुद की एनर्जी को अलाइन करना शुरू करेंगे। तो आपको एक्चुअली समझ में आएगा कि धीरे धीरे आपका गुस्सा भी शांत हो रहा है। अब जैसे होता है ना कि माई वे और द हाईवे, ये काम नहीं करना है। धीरे धीरे हमको वो कंट्रोल को छोड़ना है। कंट्रोल क्यों करना होता है, क्योंकि हमें डर होता है किसी चीज का कि नहीं होगा तो ये हो जाएगा। वो एंजाइटी या डर के कारण हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, और कंट्रोल जब नहीं होता है तो हमें गुस्सा आता है। तो इसलिए मुझे क्वेश्चन भी करना पड़ेगा कि क्यों गुस्सा आ रहा है आपको। तो अनम्यूट करें और उसके बाद आप मुझे बताएं, तो मैं तब उसको उस तरह से एड्रेस कर सकती हूँ मास्टर्स। हाँ नमस्कार। हाँ नमस्कार। जैसे कि वही है कि ना बच्चे ठीक से काम नहीं करते, या फिर जैसे कि कुछ चीजें अभी चाहिए है लाइफ में पर हम्म। वो नहीं हो पा रहा है। हम्म। तो उसी के हिसाब से, या फिर मतलब मैं समझ कुछ सकती चीजें, हूँ। बहुत बेसिक चीजें चाहिए, बहुत ही बेसिक चीजें, पर वो आप मत सोचिए कि आप अकेली हैं हाँ। इस दुनिया में कि जिसको बेसिक चीजें चाहिए और बेसिक चीजें नहीं मिल रही। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि हम सब कुछ कर, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल बताती हूँ। जब मैं यहाँ यूएस में आई थी 2005 में आई थी, और मैं मास्टर्स डिग्री करी हुई थी, मैं जॉब करती थी, जॉब छोड़ दिया शादी के कारण। मुझे बहुत खराब लगा कि मुझे मेरा जॉब छोड़ना पड़ा। लेकिन मुझे जॉब छोड़ना पड़ा क्योंकि मेरे घर में मैं और मेरी बहन थी, और मेरे अलावा मैं बड़ी थी और मेरी बहन छोटी, तो मेरे अलावा कोई नहीं था घर में करने के लिए। रिश्तेदार भी तो बाद में, शादी के बस 3-4 दिन पहले आते हैं। पहले तो तैयारी आपको हम्म, खुद ही करनी पड़ती है। तो मम्मी के साथ जा जाके खुद ही तैयारी करनी पड़ी थी, जो माँ ने कहा, जहाँ शादी करने को कहा वहां हाँ कर दी। और उसके बाद कर रहे हैं, मास्टर्स डिग्री करते हुए, जॉब करते हुए, वो सब कुछ छोड़ छाड़ के मुझे शादी करने के लिए रेडी होना पड़ा। और मैंने बोला ठीक है शादी कर लेते हैं। हो गई, यहाँ आ गई, और डिपेंडेंट वीजा पे थी मैं। यूएस में आना, आप सब जानते हैं कि यूएस में आने के लिए यू नीड अ वीजा। तो जब मेरे हस्बैंड यहाँ जॉब करते थे तो वो H1 पे थे तब उस समय। और मैं जब यहाँ पर आई शादी करके, तो मैं सीधे, भाई वो ग्रीन कार्ड होल्डर तो है नहीं कि मेरा ग्रीन कार्ड वो फाइल कर दे, वो H1 पे थे। तो दैट टाइम अब मेरे लिए डिपेंडेंट वीजा था। डिपेंडेंट वीजा जब उनका ही हम्म, अभी कंफर्म नहीं है तो मेरा कैसे हो सकता है, मतलब उनका H1 है, बट उन्होंने अभी जो फाइल भी किया, उनका जो उनकी जो फाइल थी वो भी कहीं और किसी और जगह पे दे दी गई। जो लोग इनसे पिछले आए हुए थे उनका पहले हो गया, और हस्बैंड का नहीं हुआ H1। लेकिन जब मैं आई तो कुछ समय के बाद हम यहाँ शिकागो में आ गए। हम वर्जीनिया में आए थे, और फिर वर्जीनिया के बाद मैं यहाँ शिकागो आ गई उनके साथ। तो शिकागो आने के बाद हमारी लाइफ में काफी चेंज आया। तो हम सब बेसिकली ऐसा कहें कि यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट ऑथराइजेशन कार्ड होता है, तो वो हम तब मेरा फाइल हुआ। वो भी कितने, 7 साल के बाद। अब आप सोचो 7 साल मैंने कैसे गुजारे होंगे, इतनी पढ़ी लिखी, काम वाम हम्म, सब करने के लिए सब सक्षम, आधे घंटे में सारा काम हो जाता था।
काम करके डन कर दिया। सिर्फ अब क्या करना है, सिर्फ लेटो या करो, कुछ पढ़ने के लिए भी नहीं, कुछ करने के लिए भी नहीं, कहीं जाने के लिए नहीं, जानती किसी को नहीं, अकेले रहना, सिर्फ खिड़की में बैठ के मैं ऐसे देखती रहती थी पूरे समय। तो बहुत सारी चीजें थी जो आप चाह कर भी हम, और मैं जानती भी नहीं थी किसी को, और वो हस्बैंड क्या मुझे गाइड करेंगे, राइट? एक तरह से वो तो जॉब पे जा रहे हैं। तो इट वॉज नॉट हम्म। इजी। और उस समय में भी ऐसी नहीं थी चीजें कि भाई दो जन के हिसाब से तो सब कुछ भरा भरा पूरा है, हर चीज ओके है। लेकिन जैसे जैसे आप और आगे बढ़ते हैं, बच्चा हुआ और उसके बाद लाइफ में तो कमियां मुझे भी दिखती थी, बहुत दिखती थी। तो मुझे अच्छा ही लगता था, क्योंकि पिता के घर में तो कभी हमने ऐसे कमियों को सहन ही नहीं किया। मतलब मेरे बोलने से पहले चीजें आ जाती थी। ऐसा नहीं था कि कमी नहीं थी, हमारे घर में थी, लेकिन फिर भी हमें कभी कमी महसूस नहीं हुई। तो मुझे ये भी आया कि क्यों पति के घर में क्यों कमी महसूस होती है, प्यार की कमी होती है इसलिए होता है, या काम ज्यादा हो गया इसलिए होता है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था यहाँ पे, ये भी नहीं था कि कब तकलीफ हो रही हो। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ समय के बाद, अब आज मुझे 18 साल हो गए, मतलब 20 साल हो गए हैं यहाँ पे। मैं सिटीजन हूँ यहाँ की, मेरे बच्चे यहाँ पे ही पैदा हुए। पहले हम लोग ग्रीन कार्ड होल्डर बने, फिर उसके बाद अब हम यहाँ पर सिटीजन हैं। एक बात आप सबको बता रही हूँ कि कमियां सबके जीवन में होती हैं। पत्नी या पति, जैसे बोलते हैं ना कि जितनी हमारी चादर होती है उतने ही में ही हमें पैर फैलाने होते हैं, राइट? हम कोशिश करते हैं, लेकिन जब तक कि, कई बार ये सब चीजें क्यों होती है लाइफ में, एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस होना बहुत जरूरी है कि मेरे लाइफ में क्यों हो रहा है ये सब, किस कारण से हो रहा है। कुछ तो हम अपने हाथ पांव चलाकर अपने काम करते हुए हम चीजों को हम अवेल कर सकते हैं, है ना? लेकिन जब कुछ चीजें हमें नहीं मिल रही होती है, तो क्या उसके लिए हमें गुस्सा करना है, नाराजगी होनी है? हाँ, एक दूसरे से हम कर सकते हैं, लेकिन साथ में तो चलना पड़ेगा ना, छोड़ तो नहीं सकते ना, हम उगल सकते हैं ना हम अलग कर सकते हैं। ये तो फिर भी मटेरियलिस्टिक चीजें हैं, राइट? तो बात यही है कि अपनी लाइफ में जो चीजें हो रही हैं, घट रही हैं, उसके साथ हम सबको एडजस्टमेंट करना बहुत जरूरी है। क्यों हो रहा है एडजस्टमेंट? क्योंकि कहीं ना कहीं हमें कमियां महसूस हो रही हैं। हमें उस कमी के साथ, जैसे जब मैं अपने पिता के घर में थी, सब कुछ था, कुछ चीजों की कमी थी, कुछ चीजों की अच्छी थी, कुछ नहीं थी, लेकिन तब खुश थे हम। माँ बाप का साया था सर के ऊपर, हाथ था बाप पिता का। आज पिता नहीं है, माँ है। आज माँ बहुत दूर है, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं मास्टर्स, कि हम अपने बच्चों को भी वही देने की कोशिश करते हैं। हमें बहुत खराब लगता है, क्योंकि हम दूसरों को देख रहे होते हैं, हम अपने जीवन को नहीं देख रहे होते। तो अपने जीवन को देखना शुरू करो कि मेरे जीवन में मेरे हस्बैंड इतना कमाते हैं या मैं इतना कमाती हूँ, और मेरे लाइफ के लिए अभी ये जरूरी है। हमें सबसे पहले अपने जीवन में जो हमारी जरूरतें होती है, वो पहले हमें वो पूरी करनी है, जो नीड है। नीड के बाद आती है वांट। तो चाहते बहुत हो सकती है, लेकिन जो जरूरत है, इंपॉर्टेंट चीज है, हम क्या करते हैं कि भाई आज बहुत बिजी है और बहुत सारी चीजें करनी है, बच्चों को पढ़ाना है, खाना बनाना है, हमको बच्चों को सुलाना भी। तो हम क्या करते हैं, पहले उसको खाना खिलाते हैं, तैयार करते हैं। हम सोचते हैं, चल भाई वो होमवर्क कर ले, और जो जरूरी है पहले वो काम करते हैं। वैसे ही लाइफ में भी ऐसी बहुत सारी जरूरत वाली चीजें होती है जिन पर हमको पहले ध्यान केंद्रित करना है, पहले वो हो जाए। चीजों को रखने के लिए, ये करने के लिए, वो करने के लिए, जो मटेरियलिस्टिक चीजें है ना, वो बाद में ऐड ऑन होती है। फिर भी मैं ये बोलूंगी, मटेरियलिस्टिक चीजें अगर हम देखा जाए ना इंसान के, आज आपको शायद हो सकता है मेरी बात ना समझ में आए, लेकिन आगे चल के हो सकता है ये बात रियलाइज हो कि इंसान को जीने के लिए ना, अगर देखा जाए, हम मनुष्य हैं, हमें शरीर ढकने के लिए ना दो कपड़े चाहिए, अगर देखा जाए तो, राइट? एक छत है जिसके साथ, जिसके सहारे हम रह रहे हैं, एक घर है। अगर कम से कम में रहने की बात है ना, आज मेरे घर, मेरे मेरे मतलब मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे ये घर मिला। मेरी कभी चाहत नहीं थी कि मुझे 8 कमरों का मकान मिले। एक बात है, आप समझ रहे हैं कि ऊपर के 4, नीचे के 5, और फिर नीचे के और, तो तीन, तीन लेवल है, राइट? अब 3 लेवल में मैं जहां पे भी हूँ, क्या मैंने ये डिमांड की थी? नहीं, मैंने कभी डिमांड नहीं की थी, लेकिन ये मुझे मिला। आप समझ रहे हैं? जबकि साफ किसको करना पड़ता है? मुझे करना पड़ता है। और जब इसको साफ करना पड़ता है तो मुझे लगता है, हे भगवान, काश हम ऐसे बोलते हैं, राइट? अब मैं ऐसा नहीं बोलूंगी, लेकिन बात फिर भी यही है कि अगर इंसान को चाहे ना, तो एक कमरे में का, एक कमरा किचन और एक कमरा अगर उसको मिल जाए, सब लोग शांति से उस जगह में भी आराम से रह सकते हैं। आज मेरे पास सब कुछ है, लेकिन उसके होते सुहाते जब कभी बच्चों को डर लगता है, तो सारे मास्टर बेडरूम में आकर वहीं पे सोते हैं, चार इकट्ठे एक बेड पे। तो मतलब इतने सारे बेड होने का भी क्या फायदा? मतलब आप समझ रहे हैं? मैं इसको बुरा नहीं बोल रही, मैं अच्छा बोल रही हूँ, लेकिन कई बार क्या होता है, जो साथ में जो चीजें खुशियां मनती है ना, वो अकेले रह के नहीं मनती।
अभी कमी महसूस हो रही है, उसका कारण होगा, कुछ ना कुछ आपको लेसन लर्न करना होगा, एक लेसन के थ्रू जा रहे हो कि कम में भी जीना सीखो। ये भी हो सकता है, राइट। लेकिन कई बार ये होता है कि हमको फील होता है कि गुस्सा आ रहा है। आज आपको शायद हो सकता है मेरी बातें नहीं समझ में आएंगी, आई गारंटी यू। लेकिन मेरी बात को बुरा मत मानिए, मैं आपको परेशान करने के लिए नहीं बोल रही हूँ। ये समय मैंने भी देखा है, ऐसे समय कई लोगों ने देखा होगा। लेकिन सबकी जर्नी अपनी अपनी होती है। हम सब अपने अपने, हम मध्यम वर्ग के लोग हैं। हम कोई बहुत हायर लेवल उसमें या बहुत ही बिजनेस उसमें नहीं है, राइट। हम सब अपनी जीवन की जो दिनचर्या है उसमें गुजारा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये थोड़ा थोड़ा आपको सीखना ही पड़ेगा, एडजस्ट करना ही पड़ेगा। और हम सबको जो गुस्सा आता है वो हमारा ट्रिगर पॉइंट है, तो हमें अपने आप को खुद को शांत करना है कि मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है। अब जैसे कि कल एक बात हो गई कि मुझे मेरे हस्बैंड के ऊपर बहुत गुस्सा आया, बहुत गुस्सा आया। और ये मेरे हस्बैंड बोलते हैं, हाँ फिर तो तुम जाके यूट्यूब पे जाके बता देती हो। वो मुझे ऐसे बोल रहे थे, वो दूसरों को भी बोल रहे थे। तो मैंने बोला मैं कभी भी गलत नहीं बताती, मैं तो ये भी बताती हूँ कि तुम भी काम करते हो। तो आप समझ रहे हो मेरी बातें कि होती है, हस्बैंड वाइफ में भी होती है, तू में उनको भी हो रहा है। लेकिन फिर बाद में जाके बहुत सारी चीजें होती थी पहले, अब वो चीजें नहीं होती है, अब वो भी सीख गए हैं। फिर मैं बोलती खुद तो बच्चे सा करते हो, जब भी कुछ ऐसी बात होती तो आप बच्चे सा कर देते हो। तो उन्होंने भी सीखा, उन्होंने वो कल काम बच्चे सा नहीं किया। गुस्सा आया होगा उनको भी, लेकिन उन्होंने नहीं किया। सीखा ना इंसान ने। धीरे धीरे हम सब सीखते हैं, गलतियां मैं भी कर रही हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं कर रही, लेकिन मैं भी सीख रही हूँ, है ना। तो ये इंसान का जो जीवनचर्या है, हम जो जी रहे हैं, हम सब गलतियां करते हैं। लेकिन गलती करने का अर्थ ये नहीं होता कि हम उसको ठीक नहीं कर सकते, हम ठीक कर सकते हैं। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, छोटी सी बातें हैं। थोड़ा सब्र रख लो, बच्चा है वो, तो वो क्या समझेगा। उसको दिमाग होता या इतना तेज होता तो वो आपको बिठा के बोलता, माँ तुम बैठो मैं करता हूँ या मैं करती हूँ, राइट। लेकिन हम, मैं जब आज अपना देखती हूँ, मेरी माँ को जब मैं चैलेंजेस में देखती थी, जब वो बीमार हो गई थी, तो मैं उठ उठ के करती थी उनका। छोटी थी, मेरे घर में कोई देखने के लिए नहीं था, मेरे घर के बाहर किसी को पता नहीं चलता था कि मेरे घर में जरूरत है, क्योंकि मैं संभाल लेती थी, मेरी बहन संभाल लेती थी, मेरे पिता संभाल लेते थे। ऐसे पिता, उनको हाथ में चाय चाहिए, हाथ में पानी चाहिए, हाथ में हर चीज चाहिए। लेकिन जब मम्मी की तबीयत खराब हुई तो सब काम कर रहे हैं, हम सब कर रहे हैं, सबने कर लिया। आज वो बच्चा छोटा है, आपको बच्चे पे ही नहीं आपके पति पे भी आ रहा होगा, अपने ऊपर भी गुस्सा आता होगा कि मैंने क्यों गुस्सा कर दिया अपने बच्चे पे, और उस गुस्से के कारण और गुस्सा आता है। तो अपने आप को गिल्ट में मत डालो, लेकिन हाँ अब सब्र रखो, थोड़ा सा अपने आप को टाइम दो। और कुछ समय है, ये समय है, सिखाने के लिए आया है। कुछ सीखना होगा आपको, इससे ये लेसन का टाइम है। इसलिए हम सब अपने अपने जो गुस्से पे कंट्रोल करना। और जैसे अब एक और क्वेश्चन आपको बताती हूँ। मेरी एक फ्रेंड है, ओके, वो आए गए कुछ ना कुछ ऐसा बोलती है कि मैं ट्रिगर हो जाऊं। लिटरली आई एम टेलिंग यू, वो करती है ऐसा। मैंने कम कर दिया बात करना, बहुत कम कर दिया, आंसर देना कम कर दिया। जितना लिमिटेड हो, लिमिटेड से लिमिटेड में उसको आंसर देती हूँ। उसकी बात के एक्सप्लेनेशन पे हाँ नहीं भी उसको एनर्जी नहीं देती हूँ मैं। आपको मैं समझ रहे, आप समझ रहे हैं, मैं जब ध्यान यात्रा में आई हूँ, इस ध्यान यात्रा ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, कहाँ आंसर करना है कहाँ नहीं करना है। एक ही जगह नहीं टिकता है हस्बैंड के सामने बस, बाकी तो बाकी टिका ले रही हूँ मैं। लेकिन अब उसको भी जीतना है, अपने आप को जीतना है, किसी और को जीतने से पहले अपने आप को जीतना है। कि मैं अपने अपने ऊपर वश रख सकूं, कि जब वो मुझे गुस्सा दिलाए तो मैं गुस्सा ना हो जाऊं या मुझे चिढ़ ना हो। क्यों हो रहे हैं हम, चिढ़ क्यों रहे हैं। तो ये ध्यान ने मुझे सिखाया है। ये मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल के रूप में बता रही हूँ, किसी को मैं कम ज्यादा करने के लिए नहीं कि आप गलत कर रहे हैं। हम सब एक यात्रा पे थे, एक यात्रा के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और हम सब गलती कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे सीख रहे हैं। सीखा हमने, तो धीरे धीरे ये एक मनुष्य की एक कैसे बोलते हैं, एक कमजोरी है। और जब आप इस कमजोरी पर विजय प्राप्त कर लोगे तो आप खुद ही अपने आपको खुद को लगेगा कि आप कहाँ पर आ गए हो। आज कठिन है, लेकिन कल यही चीज आपके लिए आसान हो जाएगी। थोड़ा टाइम दो, अभी बच्चे छोटे हैं, आई अंडरस्टैंड। बहुत सारी होती है, अभी यशोदा माँ भी गुस्सा करती थी, कान्हा तूने आज फिर किया, फिर आज फोड़ के आया है मटकी। तो वो तक नहीं छूटी तो आप कैसे छूटोगी। ये तो माँ को लीलाएं मिल रही हैं। एक खुशकिस्मत हो कि एक माँ है, आप एक माँ हो और एक बच्चा है आपके पास, खुशकिस्मत हो, मैं तो ये बोलूंगी। देख लो, इस समय को एंजॉय कर लो, राइट। सो आई होप आपको मेरी बात बुरी ना लगी हो, मैंने बुरा लगाने के लिए बोली भी नहीं, बट इसको गलत वे में मत लेना, मैं समझाने के लिए बोल रही हूँ। माँ को एक बच्चा मिलता है, वो कृष्ण लीला ही हो रही होती है उसके साथ में। सो डोंट वरी।
अभी तो कृष्ण लीला सिर्फ आपके पास छोटा बच्चा है, यहाँ तो एक्चुअली कृष्ण है जो एक्चुअली आकर कुछ कुछ चीजें करता है। तो ऐसे ही करने वाला हो, अभी तुम देखो और आगे होता है क्या, ऐसा भी बोलते हैं मन ही मन। तो भगवान कृष्ण तो भगवान कृष्ण है, राइट? सो एनीवे, आई होप यू गॉट माय आंसर, एंड आई होप आपको भी आपका आंसर मिला हो और बुरा ना लगा हो। नहीं, बुरा नहीं लगा, बस थोड़ा सा कुछ मिल गया। पर है क्या ना, जैसे सेकंड बेबी हुआ ना मुझे अभी, आई लो। देखो सेकंड हम बेबी लोग के बोलते हैं बाद, अगर हाँ, 5-6 साल हो गए मुझे डबल बेडरूम चाहिए, पर हम शिफ्ट ही नहीं हो पा रहे हैं, मतलब रेंट की बात कर कोई रहे हैं। कारण है तो ना, बहुत, यही तो बोल रही हूँ आपको, कोई हाँ, कारण है, ये समय सिखाने के लिए आया है। इंसान को जो चाहिए होता है वो नहीं मिलता है। अब चाहिए तो मुझे भी ताकि जॉब मिल जाए, मैंने अपने हस्बैंड को भी, मुझे पता होता कि मैं डिपेंडेंट वीजा पे आने वाली हूँ और मुझे ऐसा जीवन जीना पड़ेगा यहाँ पे, तो मैं कभी नहीं आती। मतलब लिटरली हम ऐसा बोलते हैं। वो तो ऐसे बोल देते हैं, तुमको पता तो होता कि अगर मुझसे शादी होती तुम करती नहीं। मैंने कहा हाँ, मैं बिल्कुल नहीं करती। मैं ऐसे भी बोल देती हूँ उनको, बुरा लगता है, लगा देती हूँ, लेकिन हमें भी पता है कि हम सबको किसी कारण से हमको एक एक दूसरे के साथ मिलाया है, एक दूसरे के साथ हमको हमारी शादी हुई है। आप अभी इस तकलीफ में है। एक बात सोचो कि अगर हम सब लोग आसपास होते, राइट? जैसे मेरी माँ मुझे बोलती है कि बेटा अगर मैं तेरे पास होती तो मैं तेरा काम संभाल देती। वो तो बोलने वाली बात ही, मैं बोलती मम्मी संभालो ऐसे बोलती, राइट? लेकिन हम सब ने संभाला। हम सब होते तो हम आपका काम संभाल देते। आज किसी ने बच्चे संभाल लिया। इंडिया में होते हैं तो जैसे मैं जहाँ पे पली बड़ी हूँ, तो मेरे माँ बाप दोनों फैक्ट्रीज में काम करते थे, राइट? तो गन कैरेज फैक्ट्रीज में काम करते थे दैट टाइम। तो ये देश को बचाने से जुड़ा हुआ है, राइट? अब जहाँ पे काम करे तो उनका काम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वो डेली जाते थे, मम्मी भी जा रही, पापा भी जाते, तो मुझे माँ बाप का तो कमी महसूस होती थी। लेकिन हमारे जो घर के आजू बाजू वाले थे वो सब बच्चों को संभाल लेते थे कि कभी किसी ने बच्चों को देख लिया, मम्मी ताला चाबी में हमको लगा कर जाती थी, तो कभी कोई देख ले रहा है, मम्मी ने खाना बना के गई है, कभी कभी खाना बनाने का लेट हो जाती थी, मम्मी तो बाजू वाली आंटी खाना बना के दे देती थी कि चलो आपको लेट हो गया है, कोई बात नहीं, आज मैं बच्चों को खाना खिला देती, तो मम्मी बोलती ठीक है। आज यहाँ पर ऐसा है कि कई बार कुछ ऐसा होता है कि मेरी कोई फ्रेंड है या कोई ऐसा है कि किसी के को कुछ चीज समझ में नहीं आ रही तो मैं करके दे देती हूँ। एक जन का हाथ टूट गया तो मैंने उनके घर गई, मैं बोली उसकी वाइफ का हाथ नहीं टूटा, हस्बैंड का टूटा है, लेकिन वाइफ को उसको भाई देखना होगा, हस्बैंड को उठा के लेके जाना, नहलाना धुलाना, ख्याल रखना, कोई चीज, तो मैंने एक टाइम का खाना बना के दे दिया। व्हाट्स द बिग डील? ऐसे सब आपके आजू बाजू भी होंगे, नहीं होंगे तो देखिए, सबसे मेल जोल रखिए। और एक अपने जहां पे भी आप हर इंसान रहता है, एकता बनाकर रखिए, अलग अलग मत रहिए। तो इससे ये होता है कि आप एक दूसरे का ख्याल रख रहे हैं। मैं यूएस में थी, यहाँ पर थी, लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, लेकिन फिर भी मैंने आगे बढ़ के खुद दे दिया कि नहीं। तो बोले अरे आप क्यों दे रही हैं? मैंने कहा यू वोंट अंडरस्टैंड, बट ये भी आपको हेल्प करेगा। और रियली उसका एक टाइम का जो काम था वो उसका इजीली हो गया। वो हस्बैंड को भी देख पाई, उसको संभाल भी पाई, और खाने का भी टेंशन नहीं हुआ। तो वो बोलते हैं कि आज भी बोलते हैं कि हमने तो आपका नमक खाया है ऐसे बोलते हैं। मतलब आप बता रही हो कि ये सब गुड मेमोरीज है, तो ऐसा नहीं है कि मेरे को मेहनत नहीं लगती थी, लेकिन ठीक है, दैट टाइम जो मुझे मिला बचपन में, आज मैंने किसी और रूप में कहीं पे दे पाई तो मुझे खुशी होती है कि चलो मैं भी किसी की मदद कर पाई। मेरे को भी तो मदद मिली है, वैसे ही आपको आपके बच्चों को कहीं ना कहीं मदद मिली होगी ना, उसको आगे बढ़ाओ, पेड फॉरवर्ड। एक मूवी देखना, इसकी मूवी देखना, पेड फॉरवर्ड। ये बहुत अमेरिकन मूवी है, बहुत पुरानी है, बट इट्स वंडरफुल मूवी। तो गायत्री, थैंक यू माता जी, हाँ। लव यू गायत्री जी, एंड टेक केयर। ये समय है, समय ये भी निकल जाएगा। अभी दो बच्चे हैं, इसलिए साथ साथ दो बच्चे वो होना भी कठिन छह लगता है। 6 साल से घर के लिए हो रहा है, मतलब रेंट के लिए, घर खरीदना भी नहीं है, बस रेंट के लिए ही, पर मूव ही नहीं हो पा रहे। हाँ। तो दोनों बच्चे पढ़ने में भी आ गए हैं, तो थोड़ा सा तो लगता ही है, और वर्क फ्रॉम होम इनका चल रहा है, और मेरा भी कोई जॉब नहीं है। आई आप लाइक क्या करती हैं ऐसे, गायत्री जी? कुछ आप नहीं, आपने कुछ क्या नहीं पढ़ा करती। हुआ है? नहीं नहीं, आपने क्या मैंने पढ़ा हुआ है मतलब? मैंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग किया हुआ है, पर मैं शादी के बाद नौकरी नहीं की, तो अभी मैं पढ़ने भी बैठती हूँ ना, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। अभी मैं कुछ इधर मेरे पास में एक इंडियन स्टोर खोलने वाला है, उनके साथ ही बातचीत चल रहा है, अगर हो पाए, मिल जाए ना थोड़ी सी मदद हो जाती, मतलब सारे चेकआउट। पैसे बच्चों के लिए, हाँ, जितने भी कमाऊं वो बच्चों के लिए लगेगा, या फिर थोड़ा सा वो ये आप रेंट के कहाँ लिए भी पर लगे। हैं? आप सियाटल ऑरेगन में हैं?
नहीं, कैलिफोर्निया? कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया में, ओके। हाँ, तो आप वो भी कर सकते हैं, और नहीं तो अदरवाइज आजकल तो अच्छा ये बताइए, आप ग्रीन कार्ड होल्डर हैं कि नहीं? नहीं, नहीं। H1 पे है अभी, राइट? हाँ, आपके हाँ, हस्बैंड, आप हाँ, EAD हाँ। पे हैं, है ना? हाँ, अभी एडी के लिए अप्लाई भी किया हुआ है मैंने। ओके, तो यहाँ तो बहुत मुश्किल चल रही है अभी EAD का, बट फिर भी आजकल ये है जो मुझे मेरे हस्बैंड मुझे फिर परेशान कर रहे थे, तो बोल रहे थे कि तुमको पता है, क्योंकि मैंने बहुत कुछ सीखा हुआ है, मास्टर्स एक्चुअली सीखा हुआ है, हम्म, लेकिन मैं मास्टर्स इन मार्केटिंग एंड IT किया है, राइट? मार्केटिंग का तो बहुत जॉब भी था, उसमें भी हम्म, काम था। IT का भी करा हुआ है, पढ़ा, वो तो पढ़ाई की थी मैंने, राइट? वो मास्टर्स किया उसमें और उसके बाद मैंने जब जॉब ढूंढ रही थी, तो मैंने जॉब के लिए मैंने सॉफ्टवेयर टेस्टिंग भी सीखी है, तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग भी आती है मुझे लेकिन तो मैं हम्म, कई सारे इंटरव्यूज दिए, और फिर थोड़ा डिफिकल्ट रहा था, क्योंकि यहाँ US क्राइसिस में आ गया था, तब इकोनॉमीज की डाउन हो गई थी, तो जॉब मिलना बहुत कठिन हो गया था। लेकिन अभी कुछ एक हफ्ते पहले ही मेरे हस्बैंड फिर से मेरे को बोलते हैं, अभी तुमको, अगर तुम चाहो तो तुम फिर से सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में घुस सकती हो, और तुम ये सब कर सकते हो। मैंने बोला क्यों फिर से तुम ऐसा बोल रहे हो, मुझे नहीं जाना है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में। मतलब कई बार जो चीजें आपको होता ना कि आपके उल्टा हाथ भी कर लेता, तो मेरे लिए हम्म, वो उल्टा हाथ का काम नहीं है बेसिकली, मेरे को तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी उसमें। मैंने कहा कब का छोड़ चुकी हूँ, अभी मेरे को नहीं करना। बोलते तुमको पता है गधों से गधों का हो जाता है, ऐसा कहा था उन्होंने, गधों से गधों का हो हम्म, जाता है। तुम्हारे पास तो इतना दिमाग है, तो और तुम तो इतना करी करी हुई हो, आजकल तो वो इतना पे कर रहे हैं देने के लिए। मैं ये सिर्फ जानबूझ के बोल रही हूँ कि किसी को अगर जॉब चाहिए, प्लीज ट्राई सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, कि कहीं कई लोग आजकल यहाँ पे US में वो हायर कर रहे हैं, नहीं भी आता हो तो सिखा देंगे, बोले आप बस थोड़ा सा करना आपको आ जाए, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग अगर आप कर सकते हो, ट्राई दैट। आजकल लोग सिखाते हैं और वो आपको हायर भी कर लेंगे। आई नो अभी H1 का प्रॉब्लम है, EAD का प्रॉब्लम है, अगर EAD हो हम्म। जाएगा तो आपको जरूर हायर कर लेंगे। तो हाँ, बात वो वही है। ईडी आने के बाद वही ट्राई करूंगी, देखती हूँ। पर बट अभी वो सॉफ्टवेयर का कुछ भी पढ़ा, टेक्निकल कुछ भी पढ़ा, मतलब रिकॉल नहीं हो पा रहा है, या पढ़ने बैठो तो तो बिल्कुल भी बैठो, अपने आप पढ़ाई का मन लगाओ, नहीं हो मन पा। लगाओ, जैसे ध्यान में मन हम्म, लगाते हो वैसे उसका भी करो, करना पड़ेगा। अपने आप को हम्म, तैयार करो, आलस मत करो, अपनी खुद की तैयारी करो और आगे बढ़ो, ठीक है? यू हैव हम्म, टू डू दैट, कोई चारा ही नहीं है ना, ये समय है सिखाने का, हाँ, ये आया ही इसलिए है। हम्म, ओके, सो ऐसा नहीं है हम्म, कि कठिन समय मैंने नहीं देखा, मैंने भी बहुत पापड़ बेले हैं सीखने के लिए और बहुत मेहनत की है। कई लोगों को हो सकता नहीं दिखती हो मेहनत, ना मैं दिखाना नहीं चाहती, लेकिन मैं बता रही हूँ कि मेहनत मेहनत बहुत की है मैंने, बहुत कुछ पढ़ा सीखा। एक भी समय खाली नहीं रहता, क्योंकि मैं खाली रह ही नहीं सकती, तो मैं कुछ ना कुछ नया अपना सीखती रहती हूँ, या कोई चीज पढ़ती रहती हूँ, तो ये कंटिन्यूसली अपने खुद की जो होता है ना, सेल्फ टॉट भी, और साथ ही साथ चीजों को पढ़ना देखना। एनीवे, थैंक यू सो मच गायत्री जी आपके प्रश्न के लिए। और आंचल जी, आपका भी कुछ शायद आपने लिखा हुआ था, अगर आप थैंक कुछ यू। बताना चाहें। थैंक यू गायत्री जी, आपको अगर कुछ बोलना हो आंचल जी तो आप बता सकते हैं, आपने कुछ नेकलेस की बात लिखी थी, सो। अ, अ, प्रणाम मैम। एक्चुअली ध्यान में मेरी नेक जो है बार बार पीछे की तरफ जा रही थी। एनर्जी ऊपर बस। उठ रही है, जी। ऐसे हो रहा है ना? बस। हाँ, तो वो हाँ इसलिए जी, क्योंकि हाँ। एनर्जी एनर्जी जो है वो आना शुरू हो गई, इसलिए वो ऊपर आपका गर्दन जो है वो आपकी ऐसे पीछे जा रही है, राइट? क्योंकि एनर्जी के जी। कारण, तो एनर्जी को रिसीव करने के लिए आपकी बॉडी, आप बस सीधे हो जाओ, और थोड़ा देर अगर होता भी है तो हो जान दो उसको, वो जा इसलिए रही है क्योंकि एनर्जी आ रही है। और एनर्जी जो आपकी अगर साफ है, तो मतलब आपकी बॉडी में अगर सब कुछ साफ है, क्लियर है, तो एनर्जी का चैनल बन जाएगा और तुरंत आपके बॉडी को भी रिसीव करेगा वो एनर्जी। कॉस्मिक एनर्जी है जी। और कुछ नहीं। जी। जी, थैंक यू मैम। ठीक है, थैंक यू सो मच। एनीबडी एल्स हैज एनी क्वेश्चंस मास्टर्स? ऑल गुड? चलिए, बहुत बहुत अच्छा। ये सब जो आज शेयर किया है, ये सब इसलिए शेयर किया है कि सबको मदद हो, इसलिए नहीं कि कल को कई लोग सोचते हैं कि मैं अकेला और मेरी लाइफ अकेली। ऐसा नहीं होता है, सबके साथ ये चैलेंज आता है। हम सबको मास्टर्स हमको दृढ़ बना रहे हैं और स्ट्रांग बना रहे हैं कि भाई हम आगे अपने जीवन को, हमारी आत्मा दृढ़ बने, और दृढ़ संकल्प के साथ, मजबूती के साथ हम आगे बढ़कर अपने जीवन यापन कर सके, कि हमारी आत्मा वीक ना रहे, कि छोटी सी जिसमें होता है ना हवा का झोंका आया और हम हिल गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो थैंक यू सो मच प्रियंका जी, थैंक यू आपका कि आज आपने
हम सबको एक सुंदर स्वाध्याय करवाया और बहुत सुंदर ध्यान भी था। लिटरली पहले समय मुझे बहुत ऐसे कलर्स दिख रहे थे, और उसके बाद सीधे सीधे फिर गहरे ध्यान में एकदम चली गई। तो मुझे आपने जब नेक्स्ट टाइम बोला, लास्ट में बोला कि अब हम धीरे धीरे ध्यान से वापस आने की कोशिश करेंगे, अपने शरीर को महसूस कर, तब आया था ध्यान। एनीवे, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू। सो मास्टर्स, आज का हम सेशन समाप्त करते हैं, और कल फिर मिलेंगे नए ध्यान ज्ञान के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान अपने आप के साथ करते रहे, और जितना ध्यान हम करेंगे उसकी ऊर्जा से हमारे जीवन में सकारात्मकता आती है। धीरे धीरे वो सकारात्मकता आएगी। तो अपने आप को इतना परेशान ना करें कि सब कुछ जल्दी हो जाए, ऐसा नहीं होता है, टाइम लगता है। जैसे कि बोला जाता है ना, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। जिस तरह से ताजमहल भी हमारे यहाँ पर जल्दी नहीं बना, टाइम लगा, लेकिन बना। वैसे ही अपने जीवन को खड़ा करने के लिए टाइम लगता है। कुछ होता है समय जो सीखने के लिए, सिखाने के लिए आता है। सो इसी के साथ हम सब आज का समय एक दूसरे के साथ जो हम शेयर कर रहे थे, अभी इस सेशन का हम समापन करते हैं। कल फिर मिलेंगे नए ध्यान ज्ञान के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान अपने आप के साथ करें, सामूहिक ध्यान करें, समूह के साथ, सामूहिक चेतना के साथ, और अपने भीतर जो इनर वर्क करना है वो रोजाना करते रहें, और सबको ध्यान सिखाएं, जागृत करें, और निरंतर आगे बढ़ते रहें। थैंक यू सो मच मास्टर्स। थैंक यू। थैंक यू प्रियंका जी। थैंक यू मैम।